अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। जैसा कि हम लोग पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2017 के पेपर्स का सलूशन कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं 3 वीडियोस पहले बना चुका हूं जिसमें हमने 1 से 20 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है। इफ़ टी और दो टोपोलॉजीज है T1 और T2 हमारे पास, और उनमें कहा जा रहा है कि जो पहली टोपोलॉजी है वो क्या है, सबसेट है टोपोलॉजी T2 का। तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है T2 फाइनल है T1 से, इसी तरह टोपोलॉजी जो 2 है वो क्या है, सबसेट है। और थर्ड में वो हमें कह रहा है कि टोपोलॉजी जो फर्स्ट वन है वो कॉजल है किसके, टोपोलॉजी 2 के, या इनमें से नन। तो इसमें आपने एक डेफिनेशन यूज़ की गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास दो टोपोलॉजीज हो वो एक दूसरे का सबसेट हो, तो वो जो स्मॉल टोपोलॉजी होती है उसके बारे में हमेशा याद रखें, वो कॉजल होती है जिसे वीकेस्ट भी कहते हैं। और जो इनमें से बड़ी टोपोलॉजी होती है उसे हम फाइनल टोपोलॉजी कहते हैं। तो आप देखें इसमें ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। एक तो उसने कहा है T2 फाइनल है T1 से, ये कंडीशन भी ठीक है। इसी तरह T1 कॉजल टू T2 है, ये भी कंडीशन सही है। तो यहाँ पर कोई, और ये T2 सबसेट होगा T1 का, ये कंडीशन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखें नन का ऑप्शन दिया गया। अगर A और C बोथ होते तो फिर वो हमारा होना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, नन वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है। इसमें कहा जा रहा है एक पॉइंट है जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ये इंटीरियर पॉइंट होगा ये का, इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू सच दैट, और हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए। तो इसमें देखें इंटीरियर पॉइंट का जिक्र आ रहा है, तो हम सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है उसमें, एक हमारे पास कहा गया है यू ओपन सेट है जो सबसेट है ए का, और इसको क्या है एक्स बिलोंग कर रहा है। तो आप इनमें देखेंगे इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को कि इसमें से वो कौन सा केस है, तो इनमें से कोई ऐसा केस नहीं है। हाँ, इसके साथ अगर एक्स बिलोंग्स टू होता तो फिर हम ये वाला करते, इसलिए ये नन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, कहा जा रहा है सबसेट ऑफ ए ऑफ ए टोपोलॉजी स्पेस एक्स इट्स सेड टू बी अ डेंस इन एक्स इफ, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं जिसमें पहले एक लेयर को ए के इक्वल कहा गया है, फिर फाई के, फिर एक्स के नन। तो इसमें देखें डेंस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। डेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ी हुई है, वो हम इस पर लिख देते हैं। देखें वो क्या होगी कि किसी भी सेट का जो लेयर होता है वो जब पूरे एक्स सेट के इक्वल आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। तो देखें ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी, और ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इनके लिए आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप इजीली इनके आंसर्स दे सकते हैं। इसी तरह देखें पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजी इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट, यहाँ पे लिमिट पॉइंट का जिक्र आ रहा है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें ए और यू सेट का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, और उसमें से एक्स हम माइनस कर देते हैं, और हमें पता है वो नॉट इक्वल टू फाइव यानी नॉन एम्प्टी सेट आता है। अब देखें इनमें हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नॉन एम्प्टी सेट है, वो ये है। तो बाकियों में आप देख सकते हैं यहाँ एम्प्टी सेट कहा गया है, यहाँ इसका फाइव, ये वाले ऑप्शंस नहीं हो सकते। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको क्लियर है तो आप इसका इजीली आंसर बता सकते हैं। नंबर 25 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई और कहा जा रहा है कि इनमें से चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए। अब अगर आप इन चारों स्टेटमेंट पर गौर करें तो यहाँ लिमिट पॉइंट का जिक्र आ रहा है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो अभी हमने लास्ट भी डिस्कस किया है, क्या होता है कि हम लोगों ने इनका डिफरेंस जो होता है एक्स से वो नॉट इक्वल टू 5 होता है। अगर नॉट इक्वल टू 5 होता है इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ओपन सेट है, फॉर एग्जांपल ये हम एक सेट ओपन सेट ले लेते हैं, इसमें आप देखें 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। ये बिलोंग तो इसको कर रहे हैं और ये दोनों लिमिट पॉइंट्स हैं। देखें
1 भी लिमिट पॉइंट है और 0 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन जो 1 है वो इसको बिलोंग कर रहा है, 0 इसको बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट होता है वो बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे मे और मे नॉट की ऑप्शन है, तो ये हमारा सही है। द लिमिट पॉइंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह देखें हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी आइसोलेटेड पॉइंट। सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट की आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन, वो इधर से हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से इसको हल कर लेते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हमारा ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी होता है और ये आइसोलेटेड पॉइंट जो होता है वो इक्वल टू एम्प्टी होता है। तो आप इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखें इन पर अगर हम इनका डिफरेंस वगैरह ले लेते हैं तो इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। इसी तरह देखें अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से भी हमें 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई है। चेक करना है कि कौन सा पॉइंट हमारे पास इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें भी आइसोलेटेड का ही जिक्र आ रहा है और लिमिट पॉइंट का वो हमने पीछे पढ़ ली है। देखिए आइसोलेटेड पॉइंट ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए, तो अब क्या आइसोलेटेड पॉइंट ऑलवेज पॉइंट ऑफ ए होता है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि आइसोलेटेड पॉइंट जब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई आता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। आइसोलेटेड पॉइंट ए कैन नेवर लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास नेवर क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए ऑलवेज कंप्लीमेंट ऑफ ए, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे पास बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें तीनों हमें आपने देखा है कि लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो आप इन ऑप्शंस को इजीली एट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है सेट ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, हमें एक टोपोलॉजी दे दी गई है और ये सेट दे दिया गया है जो ये एक्स का सबसेट है और 4 ऑप्शंस दे दिए गए। यहाँ पर देखें चारों ऑप्शंस में आपको इंटीरियर पॉइंट नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इंटीरियर पॉइंट की पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिंपल वे आपके पास यही होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए, लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए कंटेनिंग ए, वो हमने देखना है। तो वो देखें लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ कंटेनिंग इन ए। सबसे पहले तो ओपन सेट हमें चाहिए, वो आपको पता है टोपोलॉजी का हर एलिमेंट ओपन सेट होता है। अब आपने देखना है वो कौन से इसके सबसेट हैं। देखें एक तो फाई ए का सबसेट बन रहा है, बी बन रहा है और बाकी कोई सेट ऐसा नहीं है जो ए का सबसेट बन रहा हो। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सेट बन रहे हैं, पाई और बी। अब हम देखेंगे इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, वो बी होगा, जाहिर बात है, ये खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। देखें सीक्वेंस हमें दे दी गई है एक्स एन, हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन है जो क्या कर रही है, मैट्रिक्स स्पेस एक्स जो कन्वर्ज कर रही है स्मॉल एक्स को। एक सीक्वेंस स्मॉल एक्स को कन्वर्ज कर रही है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। तो यहाँ पर असल में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को क्या जिक्र किया गया है। तो अब देखें हमें पता है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, जब कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है और वो एक्स कैपिटल एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है जो इनका डिफरेंस होता है वो लेस देन हमेशा एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ किया गया है। तो आप इसमें इस करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे। देखिए इस जगह पर हमें लेस देन दिया गया, यहाँ इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है, या ना, तो लेस देन वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 को हम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस्ड एक्स एंड एल्टीट्यूड वाई इज दिस। हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना देते हैं। अब इसमें हमें 2 चीज़ें गिवन है, एक तो बेस दे दी गई है और दूसरे नंबर पे एल्टीट्यूड दे दिया गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि वो क्या होता है,
बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। यानी एक्स और वाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बन रहा है। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई क्यों नहीं हो सकता, ये सम ऑफ टू साइड्स, ये किसी का भी एरिया नहीं है। इसी तरह 2x प्लस 2y, ये आपने पढ़ा हुआ रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। इसका मतलब ये जबकि हमसे तो पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जा रहा है, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, सिर्फ यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 लेंथ्स दे दी गई हैं, 6, 8, 10 आर लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द। अब वो पूछ रहा है कि ये तीनों जो लेंथ्स हैं ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल की या ऑब्ट्यूज की या नन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल क्या होती है। हमें पता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। ये एंगल के हिसाब से अगर हम साइड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें साइड्स का कहा गया है तो हम साइड्स को देखेंगे। तो उसके लिए रूल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट पता चल रही है तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक जाविया जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कह देते हैं। उसके लिए कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है कि सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होता है, ट्राइंगल के लिए। और इसी तरह अगर ये लेस देन आ जाए तो ये एक्यूट यानी जो 90 डिग्री से कम होती है के लिए होता है। तो अब हम ये हमारे 3 वैल्यूज दे दी गई हैं 6, 8 और 10। हम डायरेक्ट इनका स्क्वायर करके भी फाइंड कर सकते हैं, मजीद इनकी रेशो लेके और मुख्तसर कर लेते हैं। अब देखिए हमने देखना है इनमें से किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर अगर हम देखें तो 25 बन रहा है, ये 16 है और ये 9 है। तो 25 यानी 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो रही है इक्वल वाली, तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल होगी। अगर ये ग्रेटर देन होता तो फिर हमने कहना था कि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो इसमें 31 में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 120 देन इट्स एडजेसेंट इंटरनल एंगल इज दिस। हमें 4 ऑप्शंस दे दिए। सबसे पहले इसमें हमें एक तो पैरेललोग्राम चाहिए, वो हम बना लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इसका हमें एक इंटरनल एंगल दे दिया गया। फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं ये वाला इंटरनल एंगल दिया गया। अब उन्होंने कहा है एडजेसेंट का मतलब होता है कि इससे हल्का जो इंटरनल। अब हमें क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, एक्सटर्नल एंगल, यानी एक्सटर्नल से मुराद ये वाला एंगल हमें दे दिया गया है और हमने इंटरनल एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले ये याद हमें पता है कि जो एक लाइन पर ये वाला जो एंगल होता है ये 180 होता है टोटल। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल रखेंगे, तो हमें ए एंगल फाइंड हो जाएगा। तो 120 आप राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये आ रहा है 60। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। अच्छा, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज और याद रख लें कि इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेललोग्राम है, याद रखें कि इसके जो चारों एंगल्स का सम होता है ना, फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है, सी है और डी है, इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की याद रखें। और दूसरे नंबर पे इसके जो दो एक लाइन पे मौजूद एंगल्स है उनका सम 180 होता है। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बी और सी का सम भी 180 होगा, या सी और डी इसका जो सम है वो 180 होगा।
इसी तरह डी और ए का जो सम है वो भी 180 होगा। तो इस तरह अगर आपसे कोई ये ए और बी में से कोई एंगल दे दिया जाए और यानी ए दिया गया और बी फाइंड करना हो तो आप इस प्रॉपर्टीज से ये फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसके लिए आगे कंडीशन बतानी है कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की पहले डेफिनेशन को यूज़ करना है। वो क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगी अगर ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये दिया गया है। अब बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि वो क्यों नहीं होंगे। अब देखें, अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसमें हम बी ज़ीरो कर दें तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। ये याद रखें, ये लीनियर इक्वेशन है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, जबकि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर ए इज इक्वल टू ज़ीरो है और बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ए हम इसमें ज़ीरो कर देते हैं, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर ये इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगी क्योंकि इसमें एक्स की पावर ही नहीं आ रही। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नन वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। तो 33 में सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हमें एक पोलिनोमियल दे दी गई है और आगे हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इसकी डिग्री बतानी है। सबसे पहले इसमें आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी जो पावर होती है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए ये हमारे पास एक पोलिनोमियल होगी, लेकिन कब होगी, अगर इसकी जो पावर है वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये नॉन नेगेटिव से बता दें कि इसका आंसर यानी जो है ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो से छोटा होगा तो फिर क्या हो जाएगी, ये पोलिनोमियल ही नहीं होगी। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। किसी भी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। अच्छा, जब एक वेरिएबल हो तो फिर तो हम इजीली देख लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, जब 2 वेरिएबल्स दिए गए हों फिर आपने अगर उनकी प्रोडक्ट हो तो उनके जो पावर्स होते हैं उनका सम करके देखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसकी पावर 4 और यहाँ पर 2 है, तो ये बन रही है 6 हमारे पास। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सी हुई, 6 है। तो हम इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। अब 35 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का 4th चैप्टर है, वहाँ पे ये यूज की गई है। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों को आनी चाहिए। वो क्या होती थी कि अगर फर्ज कर लें x माइनस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, वो कब होगा, एक ही सूरत में हो सकता है, अगर रिमाइंडर उसका क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखें इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन 0 यहाँ दिया गया है। 2 नेगेटिव और नन पर ये कभी भी फैक्टर नहीं होता। इसके लिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल x²-4 आपके पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो ये बन रहे हैं x-2 और x+2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और -2 आ रही हैं। अब अगर हम इसको इस पोलिनोमियल में, यानी हमारे पास इधर पोलिनोमियल दी गई है x²-4, इसमें अगर आप 2 पुट कर लें या -2 पुट करके देख लें तो दोनों पे आंसर 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए हम -2 और +2 को फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कही गई थी कि फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आएगा। तो इस सूरत में हमारा करेक्ट ऑप्शन 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। द नॉर्मल एंड द टेंजेंट
ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट आर कॉन्टैक्ट। अब हमने ये देखना है कि अगर फर्ज कर लें हमारे पास एक सर्कल है, हम उस पर एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं किसी पॉइंट पर। अब वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास टेंजेंट आ गया, अब नॉर्मल इस पे लेना है। तो नॉर्मल हम जब ड्रा करते हैं इस पर क्या होता है ये, तो हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं। अब वो कह रहा है कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहे हैं और उनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, नॉट पैरेलल या नन। तो देखें ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। इस तरह अगर आपके पास कोई भी शेप हो, आप उस पर जब भी टेंजेंट ड्रा करेंगे या नॉर्मल लेंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सर्कल ही आए, किसी भी शेप के लिए भी आए तो हमेशा आपने इसका आंसर परपेंडिकुलर ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन इज, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें ऑक्टागन का पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं और 8 ही एंगल्स होते हैं। तो हम ये बना लेते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी अगर 8 साइड है और 8 एंगल्स हैं तो इन एंगल्स का जो सम होता है वो 1080 होता है। कितना होता है 1080। 8 एंगल्स हैं इसके अंदर, और अगर हमें एक एंगल का चाहिए तो हम इसको 8 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 135। तो 1 एंगल जो होता है वो हमारे पास 135 के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। ये हमारे पास आया है इंटरनल एंगल, जबकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक्सटर्नल एंगल। तो देखिए अगर फर्ज कर लें ये हमारे पास 135 है, हमने ये वाला एक्सटर्नल एंगल मूव करना है। फॉर एग्जांपल ये है, तो हमें पता है a + 135 जो होगा इसका सम किसके इक्वल होगा 180 के। तो यहाँ से अगर हम a फाइंड करें तो 135 माइनस होगा तो हमारे पास 45 हमारे पास आंसर। 45 को अगर हम पाई की शक्ल में लिखते हैं तो वो π/4 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये ए होगा। π/3 हमारे पास 60 है, π/2 90 है, तो हमारा आंसर 45 है, इसलिए ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी sin 2x/x इज, इसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये गलती कराते हैं कि इसका आंसर इस थ्योरम के मुताबिक लिखाते हैं। सेकंड ईयर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था तो इसके मुताबिक लिख के आते हैं, ये चीज़ 1 होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर 2 लिखते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, जबकि इस थ्योरम में x अप्रोचिंग टू क्या है 0 है। तो इसलिए ये वाला थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं कि सम, अब देखें ऊपर कोई भी रकम है और नीचे अगर x है और x की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है। एक तो हम इस तरीके से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा इसका मेथड ये है कि हमें पता है कि जो साइन होता है वो बॉन्डेड है, साइन इज बॉन्डेड। तो आप बॉन्डेड के लिहाज से हमें इसकी रेंज का भी पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान में होती है। और अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को x पे डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास, और अब हमारे पास देखें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट है। अगर हम इनमें इन्फिनिटी पुट करते हैं -1 इन्फिनिटी भी 0 आएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दें, यानी तमाम वैल्यूज़ पे लिमिट अप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पे भी 1 जो 0 होगा 1 इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में इसका आंसर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा 0 होगा। 1 इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी नहीं हो सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, इफ f ऑफ x हमें एक फंक्शन दे दिया गया, उसकी रेंज पूछी जा रही है। अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट डोमेन की वजह से इस ऑप्शन को सही कराते हैं, इस पर गौर करना है, रेंज पूछी जा रही है।
अब हम जब किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं, देखें तो वो कैसे करते थे कि जो हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपको कोई फंक्शन दिया गया हो तो हम उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख के करते थे। मैंने इस बारे में एक पूरी वीडियो बनाई हुई है डोमेन और रेंज की ट्रिक्स, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो आप लोग देख सकते हैं। तो देखें अब अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो हमारे पास फैक्टर के मतलब भी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप डायरेक्ट उसके ज़रिए इनके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 1 और 2 आ रहे हैं, तो हमें डोमेन के मतलब पता चल गया है कि जो क्या होगी 1 और 2 के अलावा तमाम रियल नंबर्स हमारी डोमेन। अगर इस क्वेश्चन में डोमेन पूछी होती तो ये करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है जो डोमेन होती है वो किसी भी फंक्शन की इनपुट होती है और रेंज आउटपुट होती है। तो हम ये वाली वैल्यूज़ अगर इस फंक्शन में पुट करें तो हमें आउटपुट मिल जाती है, यानी 1 और 2 के अलावा तमाम रियल नंबर्स। अब देखें अगर हम इसमें कोई नेगेटिव रियल नंबर भी पुट करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पर -1 पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें +1 आएगा और ये नेगेटिव को ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे स्केयर की वजह से और नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव ही हो जाने हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर आएंगे। इस रियल नंबर में नेगेटिव भी शामिल है, ये भी नहीं हो सकती, ये डोमेन है, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 40 को डिस्कस करते हैं। हमें log x का इंटीग्रल पूछा गया है। यहाँ सिंपल हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब आपको पता है अकेला अगर log है तो उसका इंटीग्रल नहीं लिया जा सकता, तो हम इस पे बाई पार्ट्स फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेते हैं और इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के मुतालिक एक मेरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ट्रिक बताया कि आप एक स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए सिंपल अगर हम इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं तो वो 1 का इंटीग्रल x बन रहा है और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर हम लें तो ये बन रहा है x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास x आ रहा है प्लस c। इन दोनों में से अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं तो वो log ऑफ x -1 प्लस c। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। b, c और d इसके करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए 41 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें 1 माइनस साइन 2x ओवर साइन कॉस 2x की इंटीग्रेशन ही कही गई है, इसमें भी हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखें इंटीग्रेशन कई मेथड से हो जाती है, तो इसका लेकिन याद रखिएगा आंसर कई दफ़ा चेंज आता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने से आंसर सेम ही हो जाता है। जैसे अब देखें इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, हम 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। मैं इसको साइन कॉस में इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो चारों ऑप्शन है वो साइन कॉस की शक्ल में पड़े हैं। अब साइन 2x का हमारे पास जो फार्मूला होता है डबल एंगल आइडेंटिटीज में 2 cos x साइन x, और इसी तरह अब हमारे पास cos 2x के लिए एक फार्मूला मौजूद है। 3 फार्मूले इसके होते हैं, आप इसमें cos और साइन की शक्ल में जो फार्मूला दिया गया वो यूज़ कर लेंगे। तो हमने इसमें 3 अगर पहले रख लें माइनस साइन वाली बाद में, तो इसको होल स्केयर लिखें फिर भी यही चीज़ बन रही है। इसका स्केयर ओपन करें हमारे पास यही आएगा। ये इसलिए लिख लिया ताकि नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाए। अब हम इसको प्लस माइनस की शक्ल में लिख लेते हैं। ये कैंसिल कर लें नेगेटिव टर्म। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अब आप सिंपली लिख सकते हैं जब नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लिखते हैं log ऑफ नीचे वाली टर्म प्लस c। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है।